प्रेजेंटेड बाय घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पावर्ड बाय प्रतीक ग्रुप, क्रिएटिंग लैंडमार्क्स, सेटिंग बेंचमार्क्स। चुनाव में कहीं महिलाओं को शक्ति देने का वादा है। चुनाव में कहीं महिलाओं को शक्ति देने का वादा है। आपको हमने शक्ति दी। पहले आप घर से नहीं निकलती थी, आप डरती थी। तो कहीं महिलाओं के अधिकार की बात, तो कहीं महिलाओं के अपमान की आवाज। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेता और उनके अलग अलग बयान, लेकिन इस चुनाव में क्या महिला वाकई कोई मुद्दा है? महिलाओं की बात सुनने के लिए सिर को झुकाने की जरूरत होती। क्या बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां महिलाओं के मुद्दे पर वाकई संजीदा हैं? वोट फैक्टर में आज बात महिलाओं से जुड़े मुद्दों की, और ग्राउंड जीरो से देखेंगे क्या महिलाओं से जुड़े मुद्दे इस बार वोट का पैमाना बन रहे हैं। 2014 से पहले के आम चुनाव में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की बात चुनाव में कम ही सुनने को मिलती थी, लेकिन इस बार हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस बार चुनाव में महिलाओं के मुद्दे की भी बात हो रही है और बहस भी। सियासी दलों को महिला सुरक्षा के मुद्दे को उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सारी जिंदगी रो रो के बिताया तो सब बहनों के हाथ में है, तो फिर पुरुष कहाँ दोषी हैं? आप तो बताइए, ये तो बहनें ही। राहुल गांधी हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की की बात करते हैं, तो बीजेपी भी चुनाव के इस मौसम में महिलाओं पर खास मेहरबान नजर आ रही है। शुरू से ही देख लीजिए, महिलाओं को सिर्फ ये है कि एक इस्तेमाल के उस पे यूज किया गया है, लेकिन अब वो टाइम गुजर गया। अब महिला बेवकूफ बनने वाली नहीं है, वो मूर्ख नहीं बनेगी। उनको पता है कि कितना कौन जेन्युइन है और कौन गलत है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस चुनाव में महिलाओं के मुद्दे पर खुद को गंभीर दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर इन पार्टियों की मैनिफेस्टो की बात करें तो सबने महिलाओं के मुद्दे को खास तरजीह दी है। महिलाओं ने, आदिवासियों ने, सबने हमें सुझाव दिए और हमने पहली बार मैनिफेस्टो में गहराई से आपकी आवाज डाली है। मैं आपसे वायदा करना चाहता हूं, अगर इन पार्टियों के मैनिफेस्टो की बात करें तो सबने महिलाओं के मुद्दे को खास तरजीह दी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के स्पीडी ट्रायल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाने और कैमरे की मौजूदगी में अदालत की कार्रवाई की बात कही है। तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कांग्रेस ने सभी बड़े शहरों में 24 घंटे वाली हेल्पलाइन जारी करने का वादा भी किया है, जहां महिलाएं शिकायत कर सकेंगी। महिलाओं के सुरक्षित सफर के लिए महिला बसें चलाए जाने का भी वादा किया गया है। अगर महिलाएं रात में सफर करती हैं, तो बसों में सुरक्षा गार्ड सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और रेप जैसी वारदात पर लगाम लगाने के लिए हर अस्पताल में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर खोलने का भी अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है, जहां से उन्हें लीगल और मेडिकल हेल्प मिल सकेगी। जैसे हर बार उम्मीद करते हैं, इस बार भी करेंगे और जब कुछ बदलाव आएगा तब हम देखते हैं कि कुछ फायदा हुआ वोट करने का कि नहीं। कांग्रेस की राह पर चलते हुए बीजेपी ने भी इस बार चुनाव में महिला सुरक्षा को लेकर खास वादे किए हैं। लेकिन हमें बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा को लेकर कानून और सख्त करने की बात कही है, तो वहीं निर्भया फंड की तर्ज पर एसिड अटैक पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए एसिड अटैक विक्टिम वेलफेयर फंड बनाने का भी वादा किया है, जिसके तहत पीड़ित महिलाओं का मुफ्त इलाज और पुनर्वास करने का वादा किया गया है। बीजेपी ने पुलिस स्टेशन को वुमेन फ्रेंडली बनाने का भी वादा किया है। साथ ही थाने में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाने और पुलिस सुरक्षा के उपायों के लिए IT का सहारा लेने की बात भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में की है।
मैं बहुत बड़ी मोदी फैन हूँ, तो या अगर मोदी सरकार आती है तो आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन सुरक्षा के लिए कुछ हो सकता है। ना अभी आज सच हम लोग नहीं फील करते हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इफ आवर गवर्नमेंट विल बी बीजेपी देन डेफिनेटली विल बी गेटिंग सम सिक्योरिटी। सवाल ये उठता है कि जो पार्टियां आज तक महिलाओं के मुद्दों को लेकर खोखली बातें करते आ रहे थे, वो अचानक इतने संजीदा क्यों हो गए हैं? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पहले जाना होगा। 16 दिसंबर 2012 देश के इतिहास में ये वो तारीख है जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। इसी दिन 5 दरिंदों ने दिल्ली में चलती बस में 23 साल की एक लड़की निर्भया के साथ गैंगरेप किया और निर्भया और उसके दोस्त को चलती बस से फेंक दिया। निर्भया और उसके दोस्त को गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 दिन बाद 29 दिसंबर को निर्भया जिंदगी की जंग हार गई। इस घटना ने दिल्ली और देश को झकझोर कर रख दिया। पूरी दिल्ली, पूरा देश गुस्से से उबलने लगा। जंतर मंतर, इंडिया गेट और राजपथ पर भीड़ सरकार और पुलिस से इंसाफ मांगने के लिए जुटने लगी। पहली बार देश ने गैंगरेप के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन देखा। पहली बार गैंगरेप के खिलाफ उठी आवाज से न सिर्फ सोई सरकार की नींद खुली, बल्कि उसे नया कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। निर्भया की कुर्बानी बेकार नहीं गई और सरकार को नया और सख्त एंटी रेप कानून बनाना पड़ा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए निर्भया के गुनाहगारों को फांसी की सजा मिली, तो वहीं एक आरोपी नाबालिग होने के चलते मौत की सजा पाने से बच गया। निर्भया केस के बाद हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और हम लोगों ने सोचा कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाएंगे, स्पीडी ट्रायल होंगे, तो शायद कहीं इस पर रोक लगेगी, लेकिन हुआ उल्टा। उसके बाद में केसेस में बढ़ोतरी आई है, ये मैं स्वीकार करती हूँ। कोई भी चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल सेफ फील नहीं करते हैं, कहीं पर भी निकलते हैं वही हो रहा है, हुटिंग हो रहा है, सब छेड़खानी अभी भी चल ही रही है उन लड़कों की, उनको भी फर्क नहीं पड़ता। निर्भया गैंगरेप के बाद आंदोलन और लोगों के गुस्से का ही नतीजा था कि सरकार और राजनीतिक पार्टियों ने पहली बार महिला सुरक्षा को अहमियत देनी शुरू की। सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2013 लाकर दुष्कर्म की परिभाषा बदली। इसके तहत रेप की सजा को 7 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया और पीड़िता के कोमा में जाने या हत्या के मामले में फांसी तक का प्रावधान किया गया। इतना ही नहीं, स्टॉकिंग यानी लड़की का पीछा करने और घूरने को भी अपराध की श्रेणी में डाला गया। एसिड अटैक में 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी में अधिकतम उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई। 16 दिसंबर के बाद देश भर में 164 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। कई राज्यों में महिला हेल्पलाइन शुरू की गई। जरूर इसका एक अच्छा असर हुआ है। आजकल आप देखो, पहले ऐसे अत्याचार होते थे तो घर में माँ बाप बोलते थे कि तुम चुप रहो, अपनी आबरू जाएगी, लेकिन आजकल ऐसा है कि पेरेंट्स में भी, रिलेटिव्स में भी, फ्रेंड सर्कल में भी अवेयरनेस इतना बढ़ गया है कि आज ऐसा कोई छेड़छाड़ भी होती है तो कोई भी लड़की पुलिस स्टेशन तक जाती है और FIR करती है। रेप के खिलाफ बना नया कानून भी धरातल पर दिखने लगा और इसके सबसे बड़े शिकार बने कथावाचक आसाराम बापू और नारायण साईं, जिन्हें जेल की ऐसी हवा खानी पड़ी कि आज तक वो रिहाई के लिए तरस रहे हैं। ये बनाया कमा कमा कर अन्न खिलाया। देश को आध्यात्म और धर्म का ज्ञान देने वाले आसाराम पर नाबालिग शिष्या से यौन शोषण का आरोप है और इसका शिकंजा उन पर ऐसा कसा कि वो अब भी जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। पिता की तरह बेटे नारायण साईं भी रेप के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं। पिता और बेटे पर सूरत की 2 सगी बहनों ने रेप का केस दर्ज कराया था। इतना ही नहीं, जाने माने पत्रकार और तहलका के एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल यौन शोषण के आरोप में अब तक जेल में बंद हैं और नए कानून की वजह से अब तक उनकी जमानत नहीं हो पाई है। रेप पर कड़ा कानून बना और कई बड़े चेहरे सलाखों के पीछे भी गए, लेकिन गैंगरेप की वारदातों में कमी नहीं आई। दिल्ली के बाद एक और गैंगरेप की वारदात की जो चर्चा हुई वो थी मुंबई में महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप। 22 अगस्त 2013 को मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में एक फोटो जर्नलिस्ट अपना असाइनमेंट पूरा करने के लिए गई थी।
इस दौरान कुछ दरिंदे रास्ता बताने के बहाने उसे सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। हिम्मत दिखाकर लड़की ने पुलिस से शिकायत की तो एक घिनौना सच सामने आया। पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इन आरोपियों में 3 लोगों ने करीब 1 महीने पहले ही 31 जुलाई को एक टेली ऑपरेटर के साथ गैंगरेप किया। दोनों वारदातों में आरोपियों के साथ एक नाबालिग आरोपी भी शामिल था। निर्भया केस की तर्ज पर मुंबई में भी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन हुए। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों केसों में 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि एक को उम्र कैद की सजा हुई। एक आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट भेजा गया। कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। छोटी छोटी धक्का देना, गाना सीटी बजाना, गाना मारना, कुछ भी हो, हम लोग एटलीस्ट पुलिस को कंप्लेंट कर सकते। देखो हमारे साथ ये हो रहा है। हाँ, रेलवे स्टेशन देखा जाए, मतलब 7 के बाद 8 के बाद जहाँ पे क्राउडेड कम होता है, वहाँ पे थोड़ा सुरक्षा व्यवस्था अगर बढ़ाएंगे तो मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे केसेस कम हो सकती हैं। निर्भया गैंगरेप के बाद कानून बदला, सरकार और पुलिस का नजरिया बदला, लेकिन कुछ नेताओं का नजरिया नहीं बदला। इन्हीं में से एक है समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने एक चुनावी रैली में रेप को छोटी गलती करार देते हुए फांसी की सजा को गैर वाजिब करार दिया। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। ये वही मुलायम हैं जिनकी वजह से संसद में महिला आरक्षण का बिल सालों से लटका हुआ है और इनके कई नेता रेप के खिलाफ कड़े कानून का विरोध करते आए हैं। कुछ नेताओं की बयानबाजी की लानत मलामत भी हुई, लेकिन निर्भया और शक्ति मिल गैंगरेप की घटनाओं से सत्ता में बैठे लोगों की सोच बदल रही है, इसका साफ संकेत मिलने लगा। बदलते कानून और बदलते पुलिसिया रवैये से जहां पीड़ित महिलाओं को इंसाफ की उम्मीद जगने लगी, वहीं आंदोलन से खौफ खा चुकी राजनीतिक पार्टियों ने महिला सुरक्षा को अहम और बड़ा मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। इनके लिए सबको पार्टी लाइन से अलग हटके ये जो बेकार का मुद्दा बना के घूम रहे हैं, हम आएंगे तो महिलाओं को ये कर देंगे, सब बकवास है, झूठ है। हमें सबको एक होके ये सोचना पड़ेगा कि हमें महिलाओं की सुरक्षा कैसे करनी है, हमें समाज को कैसे बदलना है। चुनावी मौसम है और इसीलिए महिलाएं नेताओं के लिए आरोप प्रत्यारोप का हथियार भी बनती दिखी और इन्हीं में से एक था गुजरात का महिला जासूसी कांड, जिसकी गूंज आज तक सुनी जा रही है। इस मामले में मोदी के खासम खास अमित शाह पर आरोप है कि उन्होंने मोदी की खातिर पुलिस अफसरों से एक महिला की जासूसी करवाई। इस बात का जिक्र बार बार राहुल गांधी चुनाव प्रचार में करते रहे हैं, लेकिन अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस मुद्दा को महिला सशक्तिकरण से जोड़कर मोदी पर तंज कस रही हैं। गुजरात की पुलिस एक महिला का फोन टैप करती, पीछे लग जाते, भैया पुलिस वालों से पूछते हैं, खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं एक महिला के बारे में मुझे बताओ क्या कर रही हो। दिल्ली में पोस्टर लगता है, महिलाओं को हम शक्ति देंगे। सीधी सी बात है, महिलाओं को शक्ति की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी इज्जत आप दे दीजिए। अगर हमारे सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो हमें बताओ हमें किस तरह से सशक्त करोगे, और अगर हमारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो बंद कमरे में हमारे फोनों में फोन मत सुनो। આજના આ સુંદર અવસરે માતા યશોદા એવોર્ડ बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर सार्वजनिक मंचों से महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं। सियासत में मर्यादाएं तब टूट जाती हैं जब कई बार अपना मकसद भूलकर एक दूसरे पर व्यक्तिगत कमेंट करते देखे गए, वो भी महिलाओं को लेकर। मुझे डर ये लग रहा है कि एक चीफ मिनिस्टर किसी लड़की के पीछे इतने सब ये बोलते हैं, लिखित आ गया है सब जगह, किसी लड़की के पीछे ये गुप्त फेर लगाते हैं। एक देश का चीफ मिनिस्टर अभी कल प्रधानमंत्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगा लड़कियों का। हार की हताशा अभी तक चेहरे पे दिखाई पड़ रही थी, अब सर पर चढ़कर बोल रही है। और उस हार की हताशा में जिस तरह की ये गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिस तरह के ये बयान दे रहे हैं,
उससे जो कुछ बचा खुचा इनका अस्तित्व है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा।